सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। मैं कंचन सिंगला आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम भाषा के बारे में जानेंगे। अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एकमात्र साधन भाषा है। मानव समाज में रहता है और अपने भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ बांटता है। इसी कारण मनुष्य ने इतनी प्रगति की है। यदि भाषा ना होती तो ज्ञान का प्रचार भी नहीं हो सकता था। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान मुख्य रूप से दो रूपों में करता है, जिसे भाषा के रूप कहा जाता है, जैसे मौखिक रूप में और लिखित रूप में। सबसे पहले मौखिक रूप आता है भाषा का, क्योंकि बच्चा सबसे पहले मौखिक भाषा सीखता है। बच्चा सबसे पहले बोलना ही सीखता है, पढ़ना नहीं सीखता। जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। भाव ये है कि जब बोलने वाला वक्ता अपनी बात बोलकर समझाता है और श्रोता सुनने वाला उसे सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम भाषण प्रतियोगिता को ले सकते हैं। कहानी सुनाना आ सकता है, कविता सुनाना आ सकता है, क्योंकि इसमें जो वक्ता है, बोलने वाला है, वो बोलकर अपने विचार प्रस्तुत करता है और सुनने वाला उसे सुनकर समझता है। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाता है। भाषा के जिस रूप में एक व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को प्रकट करता है तथा दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसके विचारों को समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे लिखित भाषा के अंतर्गत पत्र लेखन आ जाएगा ना। समाचार पढ़ते हैं हम, अपनी भाषा को जब हम लिखकर प्रकट करते हैं तो इसे भाषा का लिखित रूप कहा जाता है। भाषा का जो लिखित रूप होता है ये स्थायी होता है, क्योंकि इस रूप के प्रयोग के लिए औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर आप हिंदी भाषा सीखते हो तो हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ता है? वर्णमाला सीखनी पड़ती है, स्वर सीखते हो आप, फिर व्यंजन सिखाते हैं आपको, फिर दो अक्षरों को जोड़कर लिखना सिखाते हैं और उनका एक अर्थ होता है। इसी तरह इसका हर एक भाषा का क्या है, प्रशिक्षण क्या है, जरूरी होता है लिखने के लिए। जो साक्षर और पढ़े लिखे लोग हैं वह इसी रूप का प्रयोग अच्छी तरह कर पाते हैं। इसमें भाषा विशेष के ध्वनि चिन्हों की लिपि का ज्ञान आवश्यक है। भाषा के लिखित रूप द्वारा ही ज्ञान को संचित किया जा सकता है, क्योंकि जो मुख से कही हुई बात है उसका उसे ज्यादातर क्या है, निराधार ही माना जाता है, क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाती। ऐसा हो अक्सर देखा है हमने कि हम सुबह बात करते हैं और शाम को भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था। परंतु जो लिखी हुई बात है उसे हम दोबारा पढ़ सकते हैं, है ना, दोबारा देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा था, क्या कहा था। इसीलिए भाषा के लिखित रूप को स्थायी रूप माना जाता है। भाषा के लिखित रूप द्वारा ही ज्ञान को संचित किया जा सकता है। इसी माध्यम से ज्ञान एक देश से दूसरे देश तक और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि वो कौन-कौन सी भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है। इनमें है असमिया,
गुजराती, बंगला, उर्दू, कन्नड़, ओडिया, कश्मीरी, कोंकणी, डोगरी। बच्चों यहाँ डोगरी के स्पेलिंग गलत प्रिंट हुए हैं, ये डिग्री नहीं डोगरी है। तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी। ये 22 भाषाएं हैं जिनको भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। आइए अब जानते हैं भाषा के विविध रूपों के बारे में। तो भाषा का जो पहला रूप है वो है व्यवहारिक अथवा संपर्क भाषा। इसका क्या अर्थ होता है बच्चों? जो आमतौर पर व्यवहार में, जैसे दफ्तरी कामकाज में और जो बातचीत के माध्यम से प्रयोग की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? व्यवहारिक अथवा संपर्क भाषा कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में अप्लाइड और लिंक लैंग्वेज भी कहते हैं। भारत के जनसाधारण अर्थात विभिन्न भाषाइयों के व्यवहार की भाषा संपर्क भाषा कहलाती है, क्योंकि इसका प्रयोग सिनेमा, रेडियो, कारखानों, सरकारी दफ्तरों आदि में होता है। यह भाषा आपसी वार्तालाप, पत्र व्यवहार आदि में अधिक काम आती है, जिसमें स्थानीय प्रभाव के कारण लोक प्रचलित शब्दों का समावेश हो जाता है। इसका अर्थ है जो हमारे जो साधारण शब्द होते हैं, जैसे हम जो डेली रूटीन में प्रयोग करते हैं, वो इस भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ये देश के प्रत्येक कोने में समझी और बोली जाती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी किसी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है और ना ही इसका क्षेत्र छोटा है, क्योंकि इसका प्रयोग पूरे भारत में किया जाता है। अब भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, हिंदी सबको समझ में आती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका प्रयोग भारत के हर एक कोने में किया जाता है। आइए अब जानते हैं मानक हिंदी भाषा के बारे में। भारत विविधता से भरा देश है। ये सबको पता है कि भारत में क्या है, पग पग पर क्या है, विविधता है। जैसे एक कहावत के अनुसार 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। यहाँ 4 कोस जाते ही क्या होता है? पानी बदल जाता है और 8 कोस जाते ही भाषा में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर भारत में लगभग 300 सक्रिय भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। कितनी बच्चों? 300। यही कारण है कि क्षेत्रीय, स्थानीय, राजकीय, प्रांतीय प्रभाव बोली और भाषा के लिखित रूप पर भी पड़ता है। नवीन प्रयोगों, भाषा के निरंतर प्रसार, उद्योगीकरण के कारण लिपि और वर्तनी के अनेक रूप प्रचलित हो चुके हैं। अनेक प्रचलित रूपों के स्थान पर एक ही रूप का निर्धारण कर देना भाषा या वर्तनी का मानक रूप कहलाता है। अंग्रेजी में इसे स्टैंडर्ड हिंदी कहा जा सकता है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद ही इस पर विचार करना आरंभ कर दिया था। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्तनी के मानकीकरण की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए संस्कृतियां दी हैं, जिससे जैसे हड्डियां, आपको पता है जैसे हम छुट्टियां पहले कैसे लिखते थे, है ना, चिन्ह कैसे स्पेलिंग्स उनके बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं। इससे हिंदी भाषा एवं लिपि को मानकीकृत करने में बहुत मदद मिली। आज देश भर में भाषा का यही रूप प्रचलित हो रहा है। जैसे हम चिन्ह लिखते थे, चिन्ह में क्या होता था? ह के पैर में न लिखा जाता था, परंतु अब ह के पैर में हलंत लगाकर हम अलग से लिखते हैं उसे। आगे है मातृभाषा। मातृ अर्थात माँ की भाषा। पूर्ण अर्थ हुआ माँ के द्वारा बोली गई। माँ अथवा परिवार से ग्रहण की गई भाषा ही मातृभाषा है। जैसे अगर कोई बच्चा बंगाल में पैदा हुआ है तो उसकी मातृभाषा कौन सी होगी? जो अपनी माँ से सीखेगा, बांग्ला। अगर उसका जन्म पंजाब में हुआ है तो उसकी मातृभाषा कौन सी होगी? पंजाब की होगी।
तो बच्चा जो भाषा अपनी माँ से ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहा जाता है। राजभाषा, राजभाषा अर्थात शासन की भाषा, सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। संविधान में 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को केंद्र की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। जिन प्रांतों में हिंदी नहीं समझी जाती, वहां हिंदी के पत्रों के साथ अंग्रेजी में उनका अनुवाद भेज दिया जाता है। राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं, अर्थात एक ऐसी भाषा जो पूरे देश में मान्य हो, जिसको पूरा देश समझ सके। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हिंदी का प्रचलन उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक तथा पूर्व से पश्चिम तक है। निसंदेह ये कहा जा सकता है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता रहा है, लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन वैधानिक रूप से ये राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी सिर्फ हमारी राजभाषा है। अब बच्चों कुछ याद रखने योग्य बातें हैं जिनको आपने याद रखना है। जैसे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है। विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। मुझे आशा है बच्चों, भाषा के बारे में मैंने जितना भी ज्ञान दिया आपको समझ आ गया होगा। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपको आज की कक्षा कैसी लगी, अच्छी लगी? और अगर आपका कोई संदेह है, कोई डाउट है, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।